ये समझते हैं कि उसामा बिन लादेन जैसे वर्ल्ड टेररिस्ट से जिस तरह से फंडिंग ली गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से, PMLN की तरफ से और इस्तेमाल की गई बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को हटाने के लिए, उसकी भी तहकीकात होना जरूरी है। बस पार्टी इसलिए नहीं उठा रही कि हम समझते हैं कि वो एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। हमने कहा कि PTI के अकाउंट में इजराइल के इजरायलियों के सिटीजन्स के इजराइल के सिटीजन्स का पैसा आया है, यहूदियों का और फिर हिंदुस्तान के हिंदुओं का। हमने ये बात की है। जब दूसरों से जवाब लेने की बारी आती है तो फिर आप कभी कहते हैं मैं लॉकडाउन करूंगा, कभी कहते हैं पाकिस्तान को पैरालाइज करूंगा, कभी कहते हैं कि सिविल नाफरमानी होगी, और जब जवाब देने की खान साहब बारी आती है तो अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। कुछ रोज कबल इन्हीं दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए थे कि एक अमरीकी स्कॉलर ने कहा कि सियासी गंद को अदालती लॉन्ड्री में नहीं धोना चाहिए, लेकिन मामलात अदालत में आ चुके हैं, हम इन्हें मुनासिब तरीके से लेकर चलेंगे। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि 90 की दिहाई में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के लिए उसामा बिन लादेन से रकम हासिल करने के इल्जामात की तहकीकात के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। मैं आज ये पूछने की जिसारत करूंगी कि क्या हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली कौम बनते जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा और खारजा अमूर की मेंबर शिरीन मजारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ और फाइनेंस के मेंबर जनाब नवीद कमर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे वजीर आजम की काबीना के अहम रुकन और वजीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब। सबसे पहले शिरीन मजारी साहिबा, यू आर वेरी सीरियस अबाउट गोइंग टू कोर्ट ऑन एलिगेशंस दैट नवाज शरीफ साहब ने जो है उसामा बिन लादेन से फंडिंग एक्सेप्ट की थी, पर सवाल ये उठता है कि जो इलेक्शन कमीशन आपसे पूछ रही है कि इमरान खान साहब ने जो चंदा इकट्ठा किया था वो कानूनी था कि गैर कानूनी था। जो सवालात आपके सामने रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट जवाब देंगे। हमने सारा इलेक्शन कमीशन को भी, अगर मेंटेनेबिलिटी सस्टेन होती है इलेक्शन कमीशन की, हम वो सारे सवालात का जवाब देंगे। हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसी कोई बात नहीं। और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो इलेक्शन कमीशन अब सवालात कर रही है, इन्होंने हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स विदाउट क्वेश्चन और एनी इशू रेज्ड एक्सेप्ट किए हुए हैं। ये नए ऑडिट अकाउंट्स पे नहीं है, पुरानों पे है। और अगर आप उसी रिकॉर्ड देखें ECP के, तो उसमें PMLN के अकाउंट्स में बहुत से उस वक्त ऑडिट क्वालिफिकेशंस थी और ECP ने वो इन्वेस्टिगेट नहीं की। अगर आप ECP की गज़ेट देखें 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 पेज नंबर्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। उनमें कई चीजें थी कि जिसकी ऑडिट पे सवालात उठते थे, लेकिन ECP ने ज़हमत नहीं की कि वो उसको चेक करते। बहरहाल हम वो इश्यूज भी उठाएंगे। और जहां तक उसामा बिन लादेन, हम समझते हैं ये बड़ा सीरियस इशू है, फाइनेंसिंग इलेक्शन कैंपेन की एक दहशतगर्द तंजीम से। तो अगर उस क्योंकि ये इशू एक आया हुआ है तो हम समझते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पहले से आया हुआ, तो डजंट मैटर जी, हम भी, हमारे भी तो अकाउंट्स कोई पुराने इन्वेस्टिगेट ECP को अब ख्याल आया है। तो और दूसरी चीज जो हम फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर जवाब दे होंगे आप ECP में भी और सुप्रीम कोर्ट में। अगर जाहिर है हम अपने आप को डिफेंड तो करेंगे, हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है, हम नहीं घबराते। हम कोई एक कतरी लेटर नहीं एकदम से प्रोड्यूस कर लेंगे और मजाक उड़वाएंगे, हमारे पास सारी। और एक चीज मैं बता दूं, 2011-12 के बाद हमारे सारे लीडरशिप के एसेट्स और सारी फंड, सारा कुछ हमारी वेबसाइट पे डाला गया था, हम सब ने वहां डाले हैं। तो इट्स ओपन नॉलेज, एनीबडी कैन एक्सेस देम। ठीक। और एक चीज और हम कर रहे हैं, फाइल सुप्रीम कोर्ट में, देखें 5 साल होने वाले अजहर खान केस की डिसीजन को, हम उस पे सुप्रीम कोर्ट पे पिटिशन करें कि इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दी। शिरीन मजारी साहिबा, नवीद कमर साहब से पूछ लेते हैं, चूंकि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस मडसिंगिंग से फिलहाल तो दूर रही है, मगर जो मेहरान बैंक स्कैंडल था और उसामा बिन लादेन के ऊपर जो सवालात उठे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक वक्त में उनसे फंडिंग ली थी बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराने के लिए, तो ये तो बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद इसका इतराफ कर चुकी हैं। नवीद कमर साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? इसलिए चूंकि आज फवाद चौधरी साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। फवाद चौधरी को तो जाहिर है कि अपने आप को अलग करके दिखाना है, तो जहां पूरी केस बन रहा है PMLN के खिलाफ भी, तो वहां उन्होंने कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को अटकाना है। दैट्स अ नॉन सीरियस बात। लेकिन जो बात आप कह रही हैं फंडिंग उसामा बिन लादेन की तरफ से, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपनी हयाती में एक दफा नहीं कई दफा कई इंटरव्यूज में कर चुकी हैं जी। उसके अलावा उसको जो है बैकअप जो है रहमत आफरीदी और मुख्तलिफ और विटनेसेस हैं जो कि कह चुके हैं कि ये हमारे सामने ये बातें हुई थी, और ये काजी हुसैन अहमद साहब भी कह चुके हैं। ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करें तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी तय तक इसकी पहुंचेंगे। लेकिन असर खान केस की तरह अगर आप हर चीज को फ्रीज करके बैठ गए फिर तो कहीं भी नहीं जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि कितनी सीरियसनेस है कोर्ट की तरफ से कितनी है और गवर्नमेंट की तरफ से कितनी है। हर वक्त हर मौके के अपने अपने वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें ये चीज़ें उठाई जा सकती हैं, और इस वक्त जब के माहौल गर्म हो रहा है बाकी और हवालों से भी, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज भी तो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते रहेंगे जब तक कि मगर नवीद कमर साहब, बात यह है कि अगर इस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है तो इसकी जद में जितने भी लोग हैं सभी आएंगे। शरीन मजारी साहबा, बिफोर आई गो ऑन टू मिफ्ता, आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने यह भी कहा था कि एक सर्विंग कोर कमांडर थे जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मंसूरा में बैठे थे और तब बातचीत तय हुई थी उसामा बिन लादेन के साथ, तो क्या आप तहकीकात उनके खिलाफ भी चाहेंगे? जनाब, हम कह रहे हैं कि आप फंडिंग देखिए उसामा बिन लादेन में किस को इशू, ये हम कहते हैं जो भी आता है इसकी जद में आप इन्वेस्टिगेट करें, अच्छी चीजें कौम को पता होनी चाहिए। जी 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 नवीद कमर साहब जी, जो भी आता है, इट डजंट मैटर सिविल हो, मिलिट्री हो, पीपल्स पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो। देखिए, अगर तो इफ यू इन्वेस्टिगेट द ट्रूथ तो फिर तो आपको हर एक को अक्रॉस द बोर्ड उठाना होगा। कि जो काम भी हुआ है वो इस वक्त अब आज भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में तो नहीं था, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की फरोग के लिए नहीं था। तो ठीक है ना, किसी ने भी कोई गलत काम किया है या जिसको का कंट्रीब्यूशन है इस सारी चीज में, उसको जाहिर अगर सजा मिलनी है तो उन सबको मिलनी चाहिए। जी मिफ्ता साहब, शुक्रिया मुनीर। एक तो जो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई क्योंकि हम जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो हमने जुरिस्डिक्शन भी चैलेंज नहीं किया, हमने मेंटेनेबिलिटी भी चैलेंज नहीं करी। जब डॉक्टर मजारी साहबा ये फरमा रही हैं कि वी हैव नथिंग टू हाइड, वी हैव द एंटायर पेपर ट्रेल, तो फिर ECP के अंदर मेंटेनेबिलिटी क्यों चैलेंज कर रही हैं? जाके लेट देम लिसन, लेट देम हियर and आप अपना let me finish, ठीक है? तो कोई सेंस नहीं मेंटेनेबिलिटी का चैलेंज करने का, ECP के प्रोसीडिंग्स रुकवाने का, दूसरी जगहों पर जाकर आप उसमें जाके अपने मौकिफ को पेश कर दें अगर आपके पास सारी पेपर ट्रेल है। और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी साहब का केस चला है उसके अंदर भी हम वही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मैंने ये जो अपना बनी गाला में जो स्टेट खरीदी थी, करीबन 4 करोड़ रुपए से खरीदी थी, वो अपनी बेगम साहिबा से कर्ज लेके ली थी। लेकिन कोई एक साहब हैं राशिद नामी, उन्होंने पैसे दिए थे, बेगम साहिबा ने पैसे नहीं दिए थे। तो वो ट्रेल क्या है, इमरान खान साहब से जमाइमा साहिबा ने कब पैसे दिए, राशिद खान कैसे बीच में आए, एक ये चीज मालूम करनी है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 7 करोड़ रुपए का अपना फ्लैट बेचा था, वो पैसों मैंने अपनी कुछ बेगम को वापस करे। वो ट्रेल क्या है, क्या बेगम साहिबा को उस वक्त लंदन में वापस कर दिए थे या पाकिस्तान लाके वापस करे थे, ये नहीं बताया। उसके बाद वो किस बैंक अकाउंट से करे थे, कोई ऊंट के जरिए तो नहीं करे थे
जैसा हमको कहते थे। उसके बाद जो 3 करोड़ रुपए बच गए जो उन्होंने डिक्लेयर करे, वो पैसे किधर गए, उसकी ट्रेल क्या है। फिर 2000 के अंदर उन्होंने 20 लाख रुपए वाइट करवाए, इन्होंने अपने काले धन को 20 लाख रुपए को वाइट कराया, 2,40,000 रुपए टैक्स भरा। तो वो जो 20 लाख रुपए वाइट कराए, वो उन्होंने कहा कि मेरा एक अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट उनका नहीं था, अपार्टमेंट तो नियाजी सर्विसेज के नाम पे था। वो चीज खान साहब जो है उन्होंने अपने कभी भी गोशवारे में डिक्लेयर नहीं करा कि वो एक ऑफशोर कंपनी के मालिक थे, और ये मेरे ख्याल से कानून के खिलाफ था। कमर साहब देखें, दोनों तरफ से इल्जामात तो बाकायदा तौर से हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मगर ये बताइए कि क्या हमारी यहाँ पे जो मुख्तलिफ इदारे हैं, तहकीकाती इदारे, उनके पास वो कैपेसिटी है कि इन इल्जामात को वो इन्वेस्टिगेट ही कर सकते हैं, या हम सिर्फ मड स्लिंगिंग देख रहे हैं? देखें, एक हद तक तो जरूर मड स्लिंगिंग है, और ये इसमें मैं किसी एक साइड को क्या दोषी हूँ, तो हर एक साइड से आ रहा है। इनफैक्ट पूरा जो कॉन्सेप्ट है 62-63 का, जो ज़ियाउल हक ने डाला था, इसीलिए डाला था कि इस किस्म के इल्ज़ामात आएँ और हम पकड़ लें और पॉलिटिशियंस को न सिर्फ ख़राब करें बल्कि उनको डिस्क्वालीफाई भी करें। दैट थिंग असाइड, कोई ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि सब्सटेंशिएट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल असर खान केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल चुका है, एविडेंसेस आ चुकी हैं, लोग एडमिट कर चुके हैं कि ये पैसे जो हैं यहाँ से आए और यहाँ दिए गए। तो वो तो जहाँ, और उसमें फाइनल फैसला भी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। आई विश कि उन्होंने जिस तरह से आज या पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो फैसला देते थे, उसी किस्म का फैसला इधर भी देते, लेकिन चलो उन्होंने खुद ना दिया, उन्होंने आगे FIA पे डाल दिया कि जी आप इसको। मगर क्या आपको लगता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच भी पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी? मैं पैनामा केस की बात कर रही हूँ। क्रिस्टल बॉल में देखने की कि कल को कौन क्या करेगा। अगर तो उनका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर वी आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्ट। लेकिन ऑब्वियसली अब इन्होंने एक्स्ट्रा 2 और इदारे भी डाल दिए, ISI NMI, उनका कितना इन्फ्लुएंस होता है इस सारी चीज पे, और आर दे एबल टू ब्रिंग दीज थिंग्स थ्रू। मॉडल टाउन की भी इंक्वायरी हुई, कहीं नहीं गई। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरा ख्याल है कि मुल्क के इंटरेस्ट में है कि क्लियर करना है तो क्लियर करें, अगर गिल्टी करना है तो गिल्टी करें, लेकिन वर्डिक्ट तो कोई ऐसा दे। अब आप इस एक्यूजेशंस पे आ रहे हैं। इन्होंने एक तो देखें, कोर्ट ने कहा है कि इशू नहीं डिस्कस करना, इन्होंने गलत बयानी की है, कोर्ट में आज ये नहीं हुआ। कोर्ट में एक तो उन्होंने क्लियरली कहा इनके हनीफ अब्बासी के लॉयर को कि मियाँ बीवी का आपस में अगर कोई इशू है किस तरह सेटल होता है, और जमाइमा के डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने फ्लैट इमरान खान को दिया। अगर आप 2002 इमरान खान के पेपर्स देखने जो उन्होंने फाइल किए थे, उसमें उन्होंने वाजे दिखाया था कि जमाइमा ओन्स द हाउस। ये भी बाहर आके हनीफ अब्बासी और ये देखिए, मैं उस लिटिगेटिव में इसलिए नहीं जाना चाहती। श्री मज़ारी साहिबा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मिफ्ता, एक बहुत सी एक्यूजेशन दिखाई है, आई हैव टू आंसर। मुझे जवाब तो मुझे मेरी भी बात करनी है। नहीं, मैंने बात सुन ले, आगे मैंने बात मुकम्मल नहीं करी, मुझे बात कर ली थी, मैं बात कर, जवाब ही नहीं दे रहे। मैडम आप बात कर रही हैं, आप ही बात कर रही हैं, आप ऊंचे आवाज से आप ही बात कर रही हैं, मेरी तो बात कर रही हैं। शरीन साहिबा, मिफ्ता साहब, मुझे एक वक्फा लेने दें। एक बहुत अहम सवाल है कि क्या हमारे पास वो कानून भी हैं जिसके तहत हम तहकीकात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें ये बताया जाता है, जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे पास वो टैक्स ट्रीटीज ही नहीं जिसके तहत हम तहकीकात पैनामा केस में कर सकते हैं। तो जो ये नूरा कुश्ती हो रही है, क्या ये वाकई में मड स्लिंगिंग है? ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पैनल है और हम चाहते हैं कि पॉलिसी के ऊपर भी कुछ बातचीत हो, मगर इस वक्त हम पैनामा और डॉन लीग से निकल नहीं पा रहे। श्री मज़ारी साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मिफ्ता साहब ने जो एलिगेशंस लगाई, अव्वल तो वो दुरुस्त नहीं है, और ये कहना कि जी आप मेंटेनेबिलिटी, आपके लॉयर्स ने मेंटेनेबिलिटी पे पैनामा पे इतनी आर्ग्यूमेंट्स की कि मुश्किल से जाके केस सुनना शुरू हुआ, फिर आपने लॉयर्स बीच में तब्दील कर लिए।
जहां तक खान साहब का रिकॉर्ड है, ऑनेस्ट फ्लैट, ब्लैक मनी व्हाइट, किधर से ब्लैक मनी व्हाइट, सारी दुनिया को पता है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट इन इंग्लैंड एंड अर्निंग, तो ब्लैक मनी किधर से हो गया? मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम जनरली थी, खान साहब के लिए थोड़ी बनाई गई थी। आपकी हुकूमत तो कोई 5 एमनेस्टी स्कीम्स, 3 तो ला चुके हैं जो फेल हो गई हैं, 2 अब ला रहे हैं जो एक्चुअली इज फॉर ब्लैक मनी। बट द पॉइंट इज के इमरान खान ने अपना फ्लैट बेचा, which he won from cricket. He paid Jemima back, and the Jemima has given an affidavit to that effect, जो कोर्ट में प्रेजेंट हो चुका है। क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं डिस्कस हो रही, तो अनफॉर्चुनेटली जो PMLN का गाली गलोच ब्रिगेड है, जैसे इत्तेजाज एहसन ने कहा जीजी ब्रिगेड, वो आके गलत बयानी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। एंड आई थिंक जजेस को इसका नोट लेना चाहिए कि आपके पास टैक्स ट्रीटीज हैं, पहली बात, क्योंकि आप अच्छी तरह समझते हैं इकोनॉमी को। दूसरी तरफ से हमें यह भी कहा जाता है कि आपने जो मल्टीलैटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स है, आपने वो साइन तो किए, मगर अगले साल वो जाके एक्शनेबल होगी और इम्प्लीमेंट होगी, और जब तक वो नहीं इम्प्लीमेंट होती, पैनामा पेपर्स के ऊपर कोई तहकीकात नहीं हो सकती। इज दैट करेक्ट? ये मतलब आई थिंक ये मुझे पता है कि जो लागू होगी वो नेक्स्ट ईयर से होगी। दैट डजंट मीन कि पैनामा पेपर्स पर तहकीकात नहीं हो सकती, बिकॉज यू कैन ऑब्वियसली आस्क क्वेश्चंस एंड पीपल कैन प्रोवाइड आंसर्स टू दैट। ऑलरेडी 2 सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस 2 मरतबा चल चुका है, 1 मरतबा जो बेंच ने विड्रॉ करा था, तो ऑब्वियसली हो सकता है। जो मैं बात करना चाह रहा था कि 20 लाख रुपए खान साहब ने तो बिल्कुल डिक्लेयर करे थे कि वो काला धन था और ये व्हाइट था। दिस इज नॉट मी मेकिंग इट अप, ये तो फैक्ट है। द फैक्ट इज कि उन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि उनकी नियाजी सर्विसेज थी। इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये बात नहीं बताई थी। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज नॉट अ डिस्प्यूटेबल थिंग। इनके इलेक्शन के उसके अंदर नहीं है। द फैक्ट इज कि वो जो देखिए फिर इंटरप्ट ना करें प्लीज, तो $2.5 लाख जो वहां से बचे थे, 2.5 करोड़ रुपए, उसकी कोई ट्रेल नहीं है। वो दे दें तो खत्म हो जाए। और हमने मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं करी। There is a convention against corruption which we are party to, which can be used. ये मैं कहना चाहती हूं। अच्छा, इसके ऊपर 2 राय भूल जाते हैं, वकीलों की 2 राय है। नवीद कमर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, तहकीकात कहां तक जाती है, कहां तक नहीं जाती, वो तो एक और बात है, मगर डॉन लीक्स की भी रिपोर्ट सामने आने वाली है और उसके ऊपर भी बहुत सारी लड़ाई पड़ चुकी है। आप ने जो ISPR की ट्वीट है, चूंकि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, बहुत मुख्तलिफ आवाज़ें आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मामले पे। आपकी क्या अपनी राय है? क्या ISPR को इस किस्म की ट्वीट करनी चाहिए थी, मुनासिब थी? पहली चीज़ तो ये कि मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत ने अभी तक रिपोर्ट रिलीज़ क्यों नहीं की। अगर कहीं अग्रीमेंट था या नहीं था कि रिलीज होगी रिपोर्ट तो अब इतनी बहस जहाँ हो चुकी है पब्लिक में, वहाँ रिपोर्ट सामने ज़रूर आनी चाहिए ताकि वो सारी चीज़ जो है एक क्लोजर आए, हम आगे बढ़े। बाकी जहाँ तक ट्वीट का ताल्लुक है, नॉट जस्ट इन दिस केस, इन एनी केस, देखिए हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशंस आपस में बात करती हैं तो एक फॉर्मल तरीका है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में भी दिया हुआ है, रूल्स ऑफ बिजनेस में भी दिया हुआ है, उनको उसको फॉलो करके और कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ये पब्लिक डोमेन में आके, इसका मतलब है कि हर एक कल जिसको भी जिससे हो, कल नवाज शरीफ साहब खड़े हो जाएंगे और वो किसी जलसे में कोई आप कहेंगे कि जी आर्मी चीफ को मैं ये कहता हूँ कि ये करो ये करो, ये नहीं होता। इस तरह से कोई सिविलाइज्ड मुल्क नहीं चल सकता। तो मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशंस को रिस्ट्रेन शो करना चाहिए, नो मैटर हाउ स्ट्रांगली दे फील अबाउट समथिंग। ये आउट ऑफ लाइन था। अच्छा नवीद कमर साहब, इससे पहले कि मैं आगे बात को बढ़ाऊं, PTI का एक राय रही है डॉन लीक्स के बारे में, वो मैं आपको सबको सुनाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम बातचीत को जारी रखें। डॉन लीक्स की हकीकत और मॉडल टाउन की हकीकत जो है वो कौम के सामने आनी चाहिए। ये अपने भाई को मॉडल टाउन के कत्ल के इल्ज़ाम से नहीं बचा सकते, ये अपनी साहबजादी को डॉन लीक्स में मुलव्वस होने से नहीं बचा सकते। देखिए, सस्पिशन इस वास्ते होता है क्योंकि आप ट्वीट्स की बात कर रहे हैं नवीद कमर, और मैं समझती हूँ कि आप इस एक इदारे को इतना पुश करें कि दे आर कंपेल्ड टू टेक अ पब्लिक पोस्चर। क्यों? जब आपकी एग्रीमेंट हो गई, आपने पनिशमेंट पे अपेरेंटली एग्रीमेंट कर दी, तो फिर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों निकला? और डॉन लीक से बड़े सवाल आते हैं। गवर्नमेंट का आपस में कंफ्यूजन है। देखिए, मरियम नवाज ने ट्वीट किस बेसिस पे की? जब वो खबर आई कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ को कहा गया कि रिजॉल्व करें, तो मरियम नवाज की ट्वीट आई
क्या वो बैठी हुई थी एक ऑफिशियल मीटिंग पे? किस हैसियत से बैठी थी? में अपने वालिद साहब की नुमाइंदगी कर रही थी। मिफ्ता साहब से पूछ लेते हैं। She doesn't have an official, मिफ्ता साहब से पूछ ले। finish ना, she doesn't have an official position। तो हम समझते हैं कि डॉन लीक्स में क्या छुपाया जा रहा है, पब्लिक क्यों नहीं की जा रही ये रिपोर्ट, मॉडल टाउन की रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक की जा रही? इनको पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि इस तरह नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मॉडल टाउन रिपोर्ट को तो पब्लिक करना चाहिए, मगर डॉन लीक्स की रिपोर्ट मैंने सुना है कि इस हफ्ते आप पब्लिक कर लेंगे। क्या मामलात वाकई में मरियम नवाज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? क्या आप लोग समझते हैं उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? मिफ्ता साहब देखिए, मैंने तो रिपोर्ट नहीं देखी ऑब्वियसली, एंड आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों ने जो कि इसके ऊपर लिबरली कमेंट करते हैं उन्होंने ये रिपोर्ट देखी है। जो बात पता चली है मुझे, वो रिपोर्ट के अंदर ये एक जो बात हुई थी, वो तारिक फातमी साहब को फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो वापस लेने की बात थी। परवेज रशीद साहब को तो पहले ही वो रेजिग्नेशन कर चुके हैं, और राव तहसीन के ऊपर था, प्लस APNS को रिक्वेस्ट करनी थी कि वो अप्रोप्रिएट एक्शंस लें डॉन के ऊपर, सिरल के ऊपर एंड जफर साहब के ऊपर, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू कम अप विद कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि इस किस्म की सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो ऐसी चीज़ ना हो फ्यूचर के अंदर, विच आई थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू वांट टू लुक फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड। तो ये हमारी एक ये अंडरस्टैंडिंग थी। आई थिंक कि जो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस थे जो कि फवाद साहब के सिग्नेचर से निकले हैं, आई थिंक दे लार्जली रिफ्लेक्टेड दैट द रिपोर्ट, and then based on that एक कैबिनेट My question was different। मेरा सवाल ये था कि क्या आप समझते हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूनियन समझती है कि मरियम नवाज साहिबा को विक्टिमाइज किया जा रहा है? पहले दिन से विदाउट हैविंग एनी श्रेड ऑफ एविडेंस पीपल हैव अस्यूम्ड कि मरियम नवाज शरीफ जो थी वो इसके लीक के पीछे थी, विदाउट द फैक्ट, आई मीन विदाउट anybody knowing the fact कि मरियम was not actually present in this meeting। मरियम ने उस दिन जब ट्वीट करी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी को कोई टास्क नहीं दिया, but she was asked to actually do this because वो एक जरिया है, and she has a lot of followers, तो उस पर भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। but the fact is कि मरियम was not even present in this meeting and nobody is able to ascertain। I wish people had figured this out, but nobody has been able to ascertain कि एक्चुअल किसने लीक करी है। नवीद कमर साहब देखें, ये पहले भी हो चुका है, आपको तो याद होगा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी इनसिक्योरिटी रिस्क कहा गया था। आज एक ब्लॉग निकल आया है जहां नवाज शरीफ साहब को भी सिक्योरिटी रिस्क कहा जा रहा है, और पुलिस के अंदर एक कंप्लेंट लिखवाई जा रही थी कि मियां साहब जो हैं वर्गला रहे हैं और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ भी लोगों को वर्गला रहे हैं। दूसरी तरफ से हमने देखा कि पेमरा चेयरमैन अफसार आलम साहब ने कहा कि जी हमें धमकियां मिल रही हैं, इस तरह जो रियासत है वो काम नहीं कर सकती। तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि एक कॉन्फ्रंटेशन की सूरत में हमारे जो इदारे हैं जा रहे? नहीं, पहली चीज तो ये कन्फ्रंटेशन हर सूरत अवॉइड होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ज़ाहिर बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव उसका बिल्कुल कॉग्निजेंस लेना चाहिए और हालात को वहाँ उस डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए। अगर कोई एक दो उसमें लोगों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो आई गेस वो स्टेट्समैनशिप वहीं आती है कि आप उस सारी चीज को उस तरह से हैंडल करें। मगर एक दो लोग सैक्रिफाइस हो गए ना। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को, एक सेकंड मैं लेट मी फिनिश। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी रिस्क कहना, मेरा ख्याल है कि वो हमने सोचा कि वो जमाने चले गए कि हम एक दूसरे को गद्दार कहते थे, फिर एक दूसरे को अब सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। ये नहीं है, ये आपको पसंद हो ना पसंद हो, एक बंदा अगर इलेक्ट होके आया है तो इसको सर्टिफिकेट देना जो है ये किसी इदारे के पास नहीं होना चाहिए, ना ही पब्लिक को ऐसे चलते फिरते किसी को ये सर्टिफिकेट देना चाहिए। गिव द मैन हिज ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, लैक ऑफ एक गवर्नेंस है, बिल्कुल फेलियर होता है, ये चीजें इस तरह से हैंडल नहीं होती जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली हैंडल की गई हैं। इट शुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। इस वक्त मैंने वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि एक और महाज भी गर्म हो रहा है। पाक अफगान सरहद अभी तक थमी नहीं। ईरान से भी स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि जब तक पाकिस्तान अपने अंदर जो सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं कलदम तंजीमों को, जब तक वो उनको यहाँ से उसका सफाया नहीं करते तो ईरान जो है वो फिर कार्रवाई, उसके मुनासिब जो कार्रवाई है वो करेगा। ये बहुत ही एक खतरनाक स्टेटमेंट है। इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। नवीद कमर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप हाल ही में काबुल से होके आए हैं, आप उस वक्त का हिस्सा थे जो अशरफ गनी साहब को मिलने गए थे। हमने क्या देखा कि पहले बिलाल अकबर साहब गए, फिर आपका वफ्द गया एयाज सादिक की क़यादत में, उसके बाद चीफ ऑफ ISI के चीफ गए, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि बॉर्डर एरिया में झड़पें हो गई। तो क्या हुआ वहां पे, क्या बातचीत हुई जिसके नतीजे में झड़पें हो गई बॉर्डर के ऊपर? नहीं, जाहिर है कि बातचीत के नतीजे में तो झड़पें नहीं हुई, लेकिन अगर आप मामला हल करने गए थे ना जी, हमारी गुफ्तगू हुई, जाहिर है हमने अपने तवज्जुहात का इज़हार किया, उन्होंने अपने का किया, तो एक चीज नजर आई कि एक बहुत बड़ा गल्फ जो है वो क्रिएट होते जा रहा है जी। और उनकी जो शिकायत थी, जो भी है दुरुस्त या सही, उन्होंने कहा कि इसका सारी चीज का फैसला ऐसे ही हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो कि जी हम सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अब ये जो चमन वाला सिचुएशन हुई, अजीब सी बात है कि ये क्या इतने सालों में किसी को ख्याल नहीं आया कि ये बॉर्डर की डिलिमिनेशन करनी है, उसका लाइन कहीं ड्रॉ करनी है और ड्रॉ होने के बाद फैसला होना है। सो ये चीजें, इसका मतलब है कि हमारा फोकस ही नहीं है इन चीजों पे। अनफॉर्चुनेटली हम बार बार एक घिसी पिटी बात करते हैं कि जी आपके पास फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, वो सारी इसी चीजों की निशानदेही है ना। मगर नवीद कमर साहब, हमें ये काबुल से खबरें आई, ईरान से भी झगड़ा शुरू कर रहे हैं आज, और अफगानिस्तान से भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान से भी कर रहे हैं। ये कभी तारीख में ऐसा होता है कि जो है वो स्टेट्स जो है इस तरह से अपने इर्द गिर्द जो है वो दुश्मन जो है वो कल्टीवेट करते रहते हैं, ये तो नहीं हो सकता। मगर नवीद कमर साहब, भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफ्यूज करना है, ये बात बता दीजिए, उनके साथ बैठ के, इसमें कोई शक नहीं, मगर सिर्फ ये बात बता दीजिए कि हमें ये खबर आई काबुल से कि अशरफ गनी साहब ने आपको कहा कि जब तक कुछ लोग जो यहाँ पे उनको दरकार हैं, जो दहशतगर्दों के वो नाम लेते हैं या मिलिटेंट्स के वो नाम लेते हैं, जब तक आप उनको काबुल के हवाले नहीं कर देते तब तक वो यहाँ पे दौरा नहीं करेंगे। क्या ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीटली डिनाइड कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। पहले नाम है या नहीं है वो ऑपरेशनल लेवल पे होता है, वो जो बाकी मीटिंग्स हुई हैं हो सकता है कि उसमें हुई हो, लेकिन जो पार्लियामेंट्री वफ्द गया था उसका ना ये काम था ना उसको ये दिया गया। अशरफ गनी साहब ने सिर्फ इतने हद तक कहा था कि क्योंकि पिछली दफा मैं गया था पाकिस्तान जी, तो अब नवाज शरीफ साहब का या पाकिस्तान की बारी है कि वो अफगानिस्तान है। दैट वाज द ओनली रीजन दैट ही गिव इस वक्त ना आने का। एज अपोज टू दैट हामिद कारजाई और अब्दुल्ला दोनों ने कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे। अब वो किस तरह से मटेरियलाइज होता है वो तो जाहिर है फॉरेन ऑफिस ने ये चीजें वर्कआउट करनी होती हैं, बट दिस इज द करेक्ट स्टेटेड पोजीशन। शरीन मज़ारी साहिबा, आपको लगता है कि इस माहौल के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को काबुल जाना चाहिए? देखें, ये तो इनको डिसाइड करना चाहिए। मेरे ख्याल में चमन के बाद मियां साहब को काबुल इस वक्त तो नहीं जाना चाहिए, कुछ थोड़ा टाइम पीरियड दें, लेट्स सी कि ये जो जॉइंट पेट्रोलिंग हो रही है ये किस तरह हो। लेकिन देखें, हम भी जैसे नवीद ने कहा, ईरान के साथ जिसके साथ आपको अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करने चाहिए थे, उनको आपने एंटेगनाइज किया, उनके कोई 8 सोल्जर्स मारे गए बॉर्डर पे, आपने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर देखें आपने मिलिट्री अलायंस जो सऊदीज के साथ किया है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ख्वाजा आसिफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हमारा PTI का जर्मन मोशन था इस इशू पे, अभी जो लास्ट सेशन हुआ है, हाँ, उन्होंने क्लियरली कहा कि अभी तो जी, और मैं हमें सेनेट में भी यही कहा था उन्होंने कि TORs नहीं अभी तो डिफाइन होए, ऑपरेशनल पैरामीटर्स नहीं होए, तो जब वो होंगे हम पार्लियामेंट में लाएंगे, और जब वो हो जाएंगे तो फिर NOC का प्रोसेस शुरू होगा। 2 दिन बाद NOC हमें पता चला, जनरल राहील शरीफ चले भी गए, NOC मिल भी गया। ये फिर पार्लियामेंट में आके झूठ बोला क्या ख्वाजा आसिफ ने, मिस इन्फॉर्मेशन दी। और उसके बाद आप देखें कितनी खतरनाक स्टेटमेंट्स आ रही हैं सऊदी अरब की तरफ से। एक आई, उनके प्रिंस ने ओपनली थ्रेटन किया ईरान को कि हम ईरान के साथ जंग लड़ेंगे, हम मेहदी के साथ तो पूरा एक रिलीजियस फर्वर में भी उन्होंने सेक्टेरियन स्टेटमेंट दे दी। और ईरान ने कहा हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, आर्मी चीफ ने फिनिश जी। और दूसरा, सऊदी मिलिट्री स्पोक्समैन ने क्लियरली कहा, और ये वॉशिंगटन वॉल स्ट्रीट जर्नल में कोट हुआ है
कि ये अलायंस जो है ये यमन में भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको पता है हमारी पार्लियामानी रेजोल्यूशन है कि यमन में हम न्यूट्रल रहेंगे। बिल्कुल है। तो ईरान ने भी आज एक जो स्टेटमेंट दी, मैं समझती हूँ इट इज अनफॉर्चुनेट, उनको नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन आप अपने नेबर्स को इस तरह पुश क्यों कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इनकी बात तो तंकीद तो अपनी जगह है कि आपके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, और जब 30 दिन तक बॉर्डर बंद रहा, आप लोगों ने तब क्यों नहीं मूव किया कि आप मामलात अफगानिस्तान के साथ फिर मामूल की तरफ ले आए? आपकी भी तो पेशरफ्त इसके अंदर सुस्त रही है ऑन सच इंपॉर्टेंट मैटर्स। ओके, जो फॉरेन मिनिस्टर की एक बात ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर इज अलाउड टू हैव 5 एडवाइजर्स हु कैन अपीयर इन सेनेट। उनको क्या फायदा है फॉरेन मिनिस्ट्री लेके? फायदा क्या है? गुजारिश मेरी सुनिए, वो सेनेट में जा सकते हैं, वो नेशनल असेंबली में जा सकते हैं, एंड ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन एडवाइजर कहते हैं जितनी समरीज जाती हैं फॉरेन ऑफिस से सरताज अजीज के, उससे जाती हैं अप्रूवल से, वरना जाती नहीं है। सो ये बात करना बेकार है। यू मे क्रिटिसाइज सरताज अजीज, बट द फैक्ट इज कि ही इज इफेक्टिवली डी फैक्टो द फॉरेन मिनिस्टर। नाउ कम बैक टू दिस थिंग कि अफगानिस्तान, हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, एंड इंडिया हैज एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस नाउ इन अफगानिस्तान फॉर वट एवर रीजन, आई मीन यू नो, लेकिन वो एक उसका एक मसला है। और वी ऑल्सो थिंक कि मतलब वो रॉ और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, एंड दैट हैज बीन बोर्न आउट बाय डिफरेंट फैक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये करना कि पाकिस्तान इज somehow antagonizing its neighbors, I think it's an unfair statement. What is it doing to calm the situation down? Okay, let me ask you that question. हाँ, पाकिस्तान obviously desires, जैसे अभी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था जब नवेद कमर साहब आया, सादिक साहब, तमाम पार्टी से लोग गए थे, तो we are trying to actually normalize this relationship. We are trying to, I mean, but that said, एक और भी बात है कि देखिए यमन के अंदर भी हम नहीं गए, हमने पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन कहा कि हम नहीं जाएंगे, एवरी पार्टी वाज यूनाइटेड। खान साहब खुद भी तशरीफ लाए थे असेंबली के अंदर, वरना तो आमतौर पे वो नहीं जाते, लेकिन नवीद कमर साहब आपके जाने पाऊंगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ही खत्म हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब भी नहीं आते, इनके भी प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट को ज्यादा नहीं कॉन्फिडेंस में लेते। मगर आपसे मैं पूछूंगी, चूंकि आप अफगानिस्तान गए, आप क्या वहां से लेके आए, क्या हुकूमत ये क्या नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए वीजा वी अफगानिस्तान? देखिए, हुकूमत को बहुत कुछ करना है जो कि वो नहीं कर रही। हुकूमत ने पहली चीज तो ये फैसला करना है कि आया एक स्टेबल अफगानिस्तान उनको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर देन वी हैव टू वर्क आवर वे थ्रू। हम दरवाजे बंद कर देते हैं अपने ट्रेड रूट्स के जब आपकी मर्जी। एक तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये कौन ऑर्डर देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है, कॉमर्स मिनिस्टर देता है, या ये ऑपरेशनल लेवल पे होता है, कौन फैसला? आर देयर एसओपीज? क्या हमने कहीं बनाया है कि जी ये हुआ तो फिर हम ये करेंगे? अब अफगान लीडरशिप ये कहती है कि जी आप एक दफा बंद करोगे, 2 दफा बंद करोगे, आखिर हम मजबूरन फिर हम कभी चाबार से जाएंगे, कभी सेंट्रल एशिया से जाएंगे। पाकिस्तान का जो क्राउड है वो पाकिस्तान लूज कर रहा है ना, और दिन ब दिन, ये सिर्फ ये आज की बात नहीं कर रहा, जो फ्यूचर में होने वाला है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इंडिया का इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडिया का इन्फ्लुएंस इज अ नॉन ओपन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। क्या हमने छोड़ देना कि अब अफगानिस्तान को चलो इंडिया के हवाले कर देते हैं, इस पे हमने नहीं आएंगे, चलो ईरान को भी इंडिया के हवाले कर देते हैं, तो फिर आप क्या है, सिर्फ एक चाइना का एक सीपैक का प्रोजेक्ट लेके आप बैठे हो, बाकी सारी दुनिया से आपका झगड़ा है। तो लिहाजा ट्रेड रूट्स बढ़ाने चाहिए और ट्रेड रूट्स एंड मोमेंट्स ऑफ टेंशन बंद नहीं करने चाहिए। बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, आपको इंगेज रखना चाहिए, आपको हर वक्त डायलॉग रखना चाहिए, आपको सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। नवीद कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शरीन मजारी साहिबा, मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। पाकिस्तान जो है इस खत्ते में रहता है और इस खत्ते के साथ ही मिल के हमें चलना है, हम कोई अकेले कहीं रह नहीं सकते और ना ही जी पाएंगे। इसके साथ आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।